नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। यह वीडियो जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्टैटिक जीके को भी हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कमांडर अभिलाष टॉमी के बारे में। ये है अभिलाष टॉमी। इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। देखिए, यह प्रतियोगिता कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उसमें से मात्र 3 ने ही इस प्रतियोगिता को पूरा किया, उनमें से एक ये है। तो यह गोल्डन ग्लोब रेस जो है वह क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, विश्व के कई जगहों पर यात्रा की जाती है और वह यात्रा जो होती है समुद्री क्षेत्रों की यात्रा की जाती है। तो इस यात्रा को उन्होंने 236 दिन 14 घंटे और 46 मिनट में पूरा किया। तो यह इतने लंबे दिनों की यात्रा होती है और इस दौर को पूरा करने वाले वे पहले एशियाई भी हैं, पहले भारतीय हैं और एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले भी इन्होंने 2013 में अकेले बिना रुके हुए पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। 2018 में भी उन्होंने इस गोल्डन ग्लोब रेस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन उस समय उन्हें पीठ में चोट लग गई थी तूफान में, समुद्री तूफान में, और इसके कारण उन्हें इस खेल से बाहर होना पड़ा था, इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा था। यह प्रतियोगिता बहुत ही कठिन प्रतियोगिता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में आपको जो बोट चलाना पड़ता है उसमें जो उपकरण होते हैं वो उपकरण 1968 के समय के ही होते हैं और अकेले ही आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है और समुद्र के झंझावातों को सामना करना पड़ता है। इस प्रतियोगिता में मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, केवल 3 लोगों ने इस प्रतियोगिता को पूरा किया। बाकी सभी लोग या तो घायल हो गए या उनकी मशीन खराब हो गई, जहाज खराब हो गया और वे इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तो टेक्निकल रीजन से या दुर्घटनाओं के कारण वे बाहर हो गए। तो बहुत ही कठिन प्रतियोगिता है और इसको इन्होंने पूरा किया है कमांडर अभिलाष टॉमी ने। तो गोल्डन ग्लोबल रेस, गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है, इसको इन्होंने पूरा किया है और इसमें भी ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं ली केकियांग के बारे में। तो ये हैं ली केकियांग, इनकी मृत्यु हो गई। ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे और परीक्षा में पूछा जाता है कि ली केकियांग कौन थे, तो वो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग जान लेते हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर के बारे में। तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर जो है वो मलेशिया के अगले राजा बनने वाले हैं। मलेशिया में जो राजा होते हैं वो उनकी एक सेरेमोनियल भूमिका होती है, मतलब वो जो भी कार्य करते हैं उसका विशेष कुछ महत्व नहीं होता, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए। तो वैसे ही एक राज्य के ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं। यहाँ जो राजा का पद होता है उसका पूरा नाम है यांग डी परटुआन अगोंग। यांग डी परटुआन अगोंग नाम है और ये 5 साल के लिए राजा बनते हैं। तो मलेशिया जो है यह विश्व में कहा जाए तो ऐसे गिने चुने हुए देशों में से है जहाँ पर कि राजा जो है वह चुना जाता है, निर्वाचित होता है। और यह राजा जो चुने जाते हैं वो मलेशिया के 13 में से 9 प्रांतों के जो वंशानुगत शासक हैं उनकी एक कमेटी, उनका एक काउंसिल होता है, वही चुनते हैं। तो और वही 9 राजा जो हैं वो रोटेशनल बेसिस पर एक के बाद एक राजा बनते रहते हैं। तो अभी जो राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, वो जोहोर प्रांत के हैं और जोहोर प्रांत जो है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जोहोर प्रांत। सिंगापुर के जस्ट ऊपर में जो देश है वो मलेशिया है, ये भी मलेशिया का ही हिस्सा है। तो अगर हम लोग देखें साउथ ईस्ट एशिया को, तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया जो है वो एक बड़ा सा देश है और यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये जो एरिया है, उजला वाला एरिया, यहाँ समुद्र है, ये है मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ से गुजरता है। और यहाँ पर जो बोर्नियो द्वीप है और इसी पर जो है 3 देश हैं। इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा है, वो बोर्नियो आइलैंड है, उसका बोर्नियो क्षेत्र है, प्रांत है, और यहाँ पर उसे कालीमिंतांग भी कहते हैं। तो ये सारावाक और साबाह क्षेत्र है मलेशिया का और ब्रुनोई देश है। तो 3 देश हैं। हाल फिलहाल में एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देश हैं, तो 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई, तीनों का हिस्सा है इस पर। और अगर देखें तो फिलीपींस और मलेशिया के बीच में ही है सुलू सागर। अब यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा क्लियर मैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये ग्रीन जो है वो इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया का ये सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी है और ये
न्यू गिनिया है, पापुआ न्यू गिनी इधर से है और इधर न्यू गिनी है। तो यहाँ पर मलेशिया है और मलेशिया के नीचे ये सिंगापुर है। तो और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो है, यहीं पर है पार्सले आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड, जिसके लिए कि जो साउथ चाइना सी में झगड़ा चल रहा है। ये साउथ चाइना सी है, देख सकते हैं। तो आपको जरूर यहाँ याद रखना चाहिए कि इसकी राजधानी क्या क्या है। आप देखते हैं स्टार मार्क से बताया हुआ है। मलेशिया की राजधानी जो है वह है कुआलालंपुर, और यहाँ पर जो पुत्रजाया है वहाँ पर इसकी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय है। लेकिन अगर राजधानी पूछा जाए तो कुआलालंपुर ही है, यह याद रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं अमृत वाटिका के बारे में। तो इंडिया गेट के पास जो है यह अमृत वाटिका बनाया जाएगा। यह क्या होगा, एक मेमोरियल लॉन होगा, स्मारक लॉन होगा। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की है उसके बहुत ही निकट में होगा। यह जो अमृत वाटिका बनाया जाए, वाटिका का अर्थ हुआ गार्डन, बगीचा। तो अमृत काल में हम लोग चल रहे हैं अभी, यानी भारत की आज़ादी के जो है 75 वर्ष के जो अवधि है उसके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस अमृत वाटिका के निर्माण के लिए देश के जो सारे जिले हैं, उनको कुल मिलाकर 766 जिले हैं, उनसे मिट्टी एकत्र की गई है। और वह जो मिट्टी एकत्र करने का अभियान था वह था मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जो है लोगों ने एक तो शपथ और पंच प्राण, ये सब कई सारे कार्यक्रम थे इसके अंतर्गत। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यह था कि हर एक गांव, हर एक पंचायत में एक स्मारक पट्टिका लगाई गई, जिसमें कि वहाँ के जो भी शहीद थे, जो भी हुतात्मा थे, जो जिन्होंने कि देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन सभी रक्षा कर्मियों का नाम वहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ही हम मिट्टियाँ लेकर इन सभी जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पर आया। इंडिया गेट के पास उस मिट्टी को रखा गया और उसके बाद फिर यहाँ पर यह उसी मिट्टी से एक वाटिका, एक बगीचे का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम होगा अमृत वाटिका। तो अब आर स्वाइन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हैं जम्मू और कश्मीर के नए डीजीपी। इन्हें जम्मू और कश्मीर का नया डीजीपी बनाया गया है, तो याद रखना है आर स्वाइन। अब हम लोग जान लेते हैं एचएस चेरियापानी के बारे में। तो एचएस चेरियापानी जो है वह एक फेरी है, एक जहाज है, जो कि भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कंके संथुरई के बीच चलेगा। और 40 वर्षों के बाद जो है यह जो फेरी सर्विस है वह शुरू की गई है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, इसलिए इस पर पूरे डिटेल से, उतने डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा। तो एचएस चेरियापानी आपको याद रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं एशियाई पारा खेलों में, एशियन पारा गेम्स जो है उसमें भारत ने मेडल टेबल में क्या स्थान पाया है। तो भारत ने कुल 111 मेडल जीते हैं, 111, ये याद रखना, 111, ठीक है। 111 मेडल भारत ने जीते हैं, उनमें से 29 है स्वर्ण, 31 है रजत और 51 है कांस्य। तो 29 स्वर्ण भी अगर याद रखते हैं आप, और 51 कांस्य जो है सगुन है 51, तो 51 भारत को ब्रॉन्ज मिले हैं और 29 जो है वो स्वर्ण मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं 29, याद रखना है। और मेडल सूची में भारत का स्थान जो है 5वां है। अगर चाइना की देखो तो चाइना को बहुत सारे मेडल मिले हैं, 521 मेडल मिले हैं चाइना को, और ये 214 जो है गोल्ड ही मिले हैं, ठीक है। तो पहले स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पर ईरान रहा है, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर कोरिया और 5वें स्थान पर भारत रहा है। तो ऐसे याद रखना है, चाइना, ईरान, जापान, कोरिया और भारत। चाइना, ईरान, जापान, कोरिया और इंडिया। चाइना, ईरान, जापान, कोरिया और इंडिया। तो एक ईरान ही जो है बीच में घुस गया, नहीं तो चाइना, जापान, कोरिया जो अगल बगल के ही देश हैं, और ईरान और इंडिया जो है वो दूसरे और 5वें स्थान पर रहे हैं। अगर सर्वाधिक मेडल जीतने वाले देशों की दृष्टि देखें तो भारत का स्थान जो है वो कौन सा होगा, वो चौथा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिससे साउथ कोरिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरिया गणतंत्र, उसको 103 ही कुल मेडल मिले हैं, भारत को 111 मेडल मिले हैं। तो भारत का स्थान जो उस दृष्टि से चौथा होगा। लेकिन मेडल टेली जो बनाई जाती है, मेडल टेबल जो बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि स्वर्ण पदक के आधार पर यह टैली में स्थान दिया जाता है, ओलंपिक में भी, एशियन गेम्स में भी। तो इस दृष्टि से भारत का अगर मेडल सूची में स्थान पूछा जाए तो वह होगा 5वां। अब हम लोग जान लेते हैं शीतल देवी को। ये है शीतल देवी, ये कोई मामूली महिला नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये अपने पैरों से ही और मुख से और पैर से मदद से, पैर और मुंह की मदद से ये जो है वो तीरंदाजी कर रही हैं। तो ये एक, इन्हें कह सकते हैं आप आयरन लेडी हैं, पारा आर्चर हैं, ये जम्मू से आती हैं।
ये विश्व की बिना बाहों की पहली तीरंदाज हैं। आप देख सकते हैं इन्हें बाहें नहीं हैं, क्योंकि इन्हें बचपन में ही जो है फोकोमेलिया हो गया था। ये एक जेनेटिक डिजीज है फोकोमेलिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वह बचपन में ही हाथें जो है, बाहें जो है, लिम्स जो है वो बड़े ही छोटे छोटे हो जाते हैं। अक्सर हाथें छोटी हो जाती हैं, बाहें छोटे हो जाते हैं। तो उस दृष्टि में जो है बहुत ही मतलब समझे कि एकदम छोटा सा निकला हुआ रहेगा, जो इतना उपयोगी तो नहीं रह पाता है। लेकिन इन्होंने फोकोमेलिया के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपनी हार नहीं मानी। ये फोकोमेलिया जो होती है, ये होती है थैलिडोमाइड दवा। अगर गर्भ के काल में माता उसका सेवन कर लेती हैं तो उसके कारण बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। इससे लिम्स का जो है वो सही विकास नहीं होता है। इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने इस जो अभी पैरा एशियन गेम्स हुए हैं हांगजू चीन में, यह भी हांगजू चीन, यह भी याद रखना है कहाँ हुए हैं, हांगजू चीन में, यहीं पे एशियन गेम्स हुए हैं, यहीं पे पैरा एशियन गेम्स हुए हैं। तो इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है और भारत की ओर से ये सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी रही हैं। तो इन्हें चीन में इन्होंने 2 स्वर्ण जीता और 1 रजत पदक जीता। इन्होंने इंडिविजुअल कंपाउंड जो इवेंट होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता, मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता और डबल्स कंपाउंड में सिल्वर मेडल जीता। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जो कोई भी, जिन्हें भी लगता है कि ज़िंदगी जो है बहुत ही कुछ उलट पुलट हो गई है, भगवान ने मुझे यह न दिया वह न दिया, तो वो उन्हें जो क्या करना है, हमें उनसे क्या हमें इनसे, शीतल देवी से प्रेरणा ग्रहण करनी है। और इन्होंने बहुत ही कम समय में, लगभग 20 महीने के समय में इन्होंने ये ट्रेनिंग ली और ये एक भारत के लिए एक मेडल विजेता बनकर आई हैं। तो इन्हें नमन है, सैल्यूट है इन्हें। अब हम लोग जान लेते हैं वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया जो है एक हॉकी खिलाड़ी है, फॉरवर्ड खेलती हैं, हॉकी में फॉरवर्ड खिलाड़ी होता है वो हैं ये। और इन्होंने 300 इंटरनेशनल मैच हॉकी के खेल लिए हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो निश्चित रूप से ये एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपने आप को इतिहास में दर्ज कर चुकी हैं। तो वंदना कटारिया, ये याद रखना है, 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था झावेर भाई पटेल और माता का नाम था लदवा। इन्होंने खेरा किसान आंदोलन में गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बारदौली सत्याग्रह में भी इन्होंने इस जो किसानों का सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। इन्होंने 1922 में जो चौरी चौरा का कांड हुआ उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने के कदम का इन्होंने समर्थन किया था, जबकि यहाँ याद रखना है कि चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने क्या किया था, इस मत का, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया था। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई, यानी मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली। इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार, वाक स्वतंत्रता, अनेक बहुत सारे अधिकारों को मान्यता दी गई, धार्मिक अधिकारों को मान्यता दी। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया कि राज्य जो है वह धर्म से अपने आप को अलग रखेगा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और इतना ही नहीं, इन्होंने उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने हिंसा की निंदा तो की ही, जो भारत के क्रांतिकारी थे, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह जो है वो प्रशंसनीय है, उनका कार्य जो है वो काबिले तारीफ है। तो कांग्रेस के मंच से ऐसा करवाने वाले ये एक निश्चित रूप से आयरन मैन जो भारत का इन्हें कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 से हुई और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये संविधान सभा में भी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी संविधान सभा की, उसके भी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे और गृह मंत्री के रूप में ही इन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का पैट्रन सेंट माना जाता है। पैट्रन सेंट मतलब
एक जो पालक संत हो उसे ही कहते हैं पैट्रन संत। क्रिश्चियनिटी में चर्च का एक पैट्रन सेंट होता है, तो उसी तरह से इन्हें भारतीय सिविल सेवा के लिए, भारतीय सिविल सेवा का पैट्रन सेंट, एक पालक संत की उपाधि दी गई, क्योंकि आज़ादी के बाद यह माना जा रहा था कि चूंकि सिविल सेवक जो थे वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलते आ रहे थे, तो उन पर बहुत सारे नेताओं की राय थी कि ये लॉयल नहीं रहेंगे, ये वफादार नहीं रहेंगे भारतीय सरकार के प्रति। लेकिन इन्होंने उस पर भरोसा जताया और फिर से उसे रीऑर्गेनाइज किया, आईसीएस को आईएएस का नाम दिया। तो इसलिए जो है भारतीय सिविल सेवा के ये पैट्रन संत कहे जाते हैं, पैट्रन संत कहे जाते हैं। और इनके ही मूर्ति को ही स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में, केवड़िया में है या गुजरात में, यानी एकता की मूर्ति। यह केवड़िया गुजरात में है और अभी केवड़िया जो है एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। एक ऐसा गांव, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में लोग कभी नहीं जानते थे, बहुत ही कम लोग जानते थे, और अब यह एक ऐसी चीज़ हो गई है कि वह जो है टूरिज्म मैप पर, भारत के टूरिज्म मैप पर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखें।